हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को गद्य खंड के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोग को ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें कि हम करेंगे काव्य खंड के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं काव्य खंड के पहले चैप्टर से। तो काव्य खंड का पहला चैप्टर है हमारा कड़वक। काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है वो कड़वक है। अब कड़वक के लेखक कौन है? तो कड़वक के जो लेखक है वो मलिक मोहम्मद ज्यासी है। याद रखिएगा आप लोग कि कड़वक के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी है। समझ गए? चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा कि कड़वक के कवि कौन है। तो कड़वक के कवि या कड़वक के लेखक कौन है या कड़वक के रचयिता कौन है, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। तो कड़वक के कवि जो है वो मलिक मोहम्मद ज्यासी हैं, ये हम ऊपर में ही देख लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद ज्यासी की कविता कौन सी है। तो देख रहे हैं ना, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है, बस आप लोग अच्छे से समझे रहिएगा ना तो क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को देख रहे हैं ना किस तरह से घुमा के पूछ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन था कि कड़वक के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी है। अब क्वेश्चन क्या है कि मलिक मोहम्मद ज्यासी की कविता कौन सी है, मतलब वही क्वेश्चन को सेम उल्टा कर दिया है। तो मलिक मोहम्मद ज्यासी की कविता कौन सी है, तो पुत्र वियोग तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, और कड़वक जो है ये मलिक मोहम्मद ज्यासी की कविता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मलिक मोहम्मद ज्यासी का जन्म कब हुआ था। मलिक मोहम्मद ज्यासी का जो जन्म है वो हुआ था 1492 में, और इनका जन्म हुआ कहाँ पर था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर एक साल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता ही है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मलिक मोहम्मद ज्यासी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी का जन्म यूपी में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था, अगर ये पूछ ले कि कहाँ पर मलिक मोहम्मद ज्यासी का जन्म हुआ था, तो अमेठी में हुआ था। समझ गए ना, ज्यास कब्र अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर मलिक मोहम्मद ज्यासी का जन्म 1492 में हुआ था। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्यासी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। अभी आप लोग को बताएं कि मलिक मोहम्मद ज्यासी जो थे उनका जन्म हुआ था यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी नहीं होगा, ये तो आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में मलिक मोहम्मद ज्यासी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्यासी किस तरह के कवि थे। तो ज्यासी जो थे ये सूफी कवि थे, भक्त कवि नहीं थे। ज्यासी जो थे ये सूफी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, क्योंकि ज्यासी में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वो भक्ति कवि थे या सूफी कवि थे, तो सूफी कवि थे। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्यासी का जन्म स्थान कहाँ है। तो आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है इनका जन्म हुआ था ज्यास कब्र अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेठी में। अगला क्वेश्चन है कि ज्यासी के पिता का नाम क्या था। तो मलिक मोहम्मद ज्यासी जो थे इनके पिताजी का नाम क्या था। तो मलिक मोहम्मद ज्यासी के पिता का नाम था शेख ममरेज। शेख ममरेज नहीं, यहाँ पर यमरेज नहीं होगा, यहाँ पर ममरेज होगा। समझ गए ना? तो ज्यासी के पिता का नाम था शेख ममरेज, या फिर कहीं कहीं पर आप लोग को ऑप्शन में देखने को मिल सकता है मलिक राजे अशरफ। शेख ममरेज या फिर मलिक राजे अशरफ, इनके पिता का दो नाम था, दो तरह से नाम था। समझ गए ना? दोनों में से कुछ भी रहे तो इनके पिताजी का नाम है। समझ गए ना? मलिक मोहम्मद ज्यासी के पिता का नाम क्या था, तो शेख ममरेज था। समझ गए? ममरेज होगा यहाँ पर, ममरेज, शेख ममरेज था। ये थे मलिक मोहम्मद ज्यासी के पिता। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्यासी क्या थे। तो धनवान थे, पहलवान थे या फकीर थे। तो आप लोगों को पता ही हुआ कि मलिक मोहम्मद ज्यासी जो थे फकीर थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यासी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। मलिक मोहम्मद ज्यासी जो थे ये हिंदी साहित्य के ना किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे। तो प्रेम मार्गी शाखा काव्य धारा से जुड़े हुए थे मलिक मोहम्मद ज्यासी हिंदी साहित्य के, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यासी की काव्य की भाषा कौन सी थी। अब 4 भाषा में से आपको बताना है कि कौन सी भाषा ना ज्यासी की काव्य भाषा थी। तो अवधी भाषा जो थी ये ज्यासी की काव्य भाषा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अवधी भाषा में वो अपनी रचना करते थे मलिक मोहम्मद ज्यासी। अगला क्वेश्चन है कि ज्यासी के काव्य का मुख्य रस क्या है। ज्यासी का जो एक काव्य है, क्या काव्य है, तो कड़वक, उसमें ना मुख्य रस क्या है, उसमें कौन सा रस का श्रृंगार किया गया है, तो उसमें श्रृंगार रस का उत्पन्न किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्यासी के काव्य धारा में श्रृंगार रस है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्यासी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा था। तो ज्यासी जो थे उन्होंने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को रक्त रूप लय के द्वारा जोड़ा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त रूप लय के द्वारा ज्यासी ने रत्नसेन तथा पद्मावती जो थी उनकी कथा को जोड़ा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए।
अब अगला क्वेश्चन है कि ज्यासी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो मलिक मोहम्मद ज्यासी ने अपने आंसुओं से रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को सींचा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने आंसुओं से। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज्यासी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? ज्यासी जो है वह किस दोष के युक्त होते हुए भी फिर भी वो गुणवान है, यानी कि ज्यासी में कौन सा दोष है? कौन सा दोष है? तो वो नेत्रहीन है। मलिक मोहम्मद ज्यासी जो थे वो बचपन से ही नेत्रहीन थे, इस कारण से उनके में ये तो गुण हो गया था, अवगुण हो गया था ना, कि उनका जो नेत्र नहीं था तो ये तो उनका अवगुण हो गया, लेकिन ये अवगुण होते हुए भी वो गुणवान थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेत्र दोष होते हुए भी ज्यासी जो थे वो गुणवान थे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज्यासी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? ज्यासी का जो काव्य है यह किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो समुद्र की भांति। ज्यासी जो मलिक मोहम्मद ज्यासी है, इनका जो काव्य है, इनका जो कविता सब रहता है वो क्या है? तो गंभीर और व्यापक है, समुद्र की तरह। जैसे समुद्र में क्या रहता है, कितना गंभीर रहता है, मतलब कितना अंदर तक उसका गहराई रहता है, वही उनका कविता में है। तो समुद्र की भांति उनका कविता जो है वो एकदम अंदर तक गहरा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंभीर और व्यापक है, समुद्र की भांति ज्यासी का काव्य। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई करके अच्छे से याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, या प्रेम के पीर के नाम कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है वो प्रेम के पीर के कवि के नाम से जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद ही रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये करबक कहाँ से लिया गया? करबक जो ये चैप्टर है आपके बुक में, ये करबक चैप्टर को लिया कहाँ से गया? तो पद्मावत से लिया गया। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद ज्यासी हैं, और मलिक मोहम्मद ज्यासी का जो पद्मावत था उसी में से थोड़ा सा अंश लेकर के ये चैप्टर करबक को तैयार किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि करबक के रचयिता कौन है? तो ये तो ऊपर में देख लेते हैं कि करबक के रचयिता कौन है, तो ज्यासी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज्यासी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो अभी देखे थे कि पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद ज्यासी है, लेकिन ये जो पद्मावत है यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो ऊपर में देखे थे ना, आप लोग को बताए थे ना कि मलिक मोहम्मद ज्यासी जो रचना करते थे, जो भी रचना वो करते थे, कविता करते थे, कहानी नहीं करते थे, कविता ही करते थे, या नाटक कर लिखते थे, तो वो सब किस भाषा में करते थे? तो अवधी भाषा में करते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पद्मावत भी किस भाषा में लिखा गया था? तो अवधी भाषा में ही लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मलिक मोहम्मद ज्यासी किस परंपरा के कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, कि मलिक मोहम्मद ज्यासी किस परंपरा के कवि थे? तो प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि थे मलिक मोहम्मद ज्यासी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज्यासी ने अपनी आंख की उपमा किससे किया? उपमा मतलब क्या होता है? तुलना। तो मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है वो अपनी आंख की उपमा किससे करते हैं? तो दर्पण से करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। दर्पण किसको कहते हैं? तो ऐनक को कहते हैं, ऐना को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मलिक मोहम्मद ज्यासी किस शाखा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है ना ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी कृति ज्यासी की नई है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद ज्यासी की कृति कौन सी नई है। तो पद्मावत याद रखना है आप लोगों को कि ये मलिक मोहम्मद ज्यासी की कृति है। अखरावट ये भी मलिक मोहम्मद ज्यासी की कृति है। आखिरी कलाम ये भी मलिक मोहम्मद ज्यासी की कृति है। लेकिन मृगावती जो है ये मलिक मोहम्मद ज्यासी की कृति नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छे से इस तीनों को आप लोग याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आखिरी कलाम किनकी रचना है या फिर किसकी कृति है, तो याद रखना है कि ये मलिक मोहम्मद ज्यासी की कृति है। अखरावट मलिक मोहम्मद ज्यासी की कृति है और पद्मावत भी मलिक मोहम्मद ज्यासी की कृति है। मृगावती जो है ये मलिक मोहम्मद ज्यासी की कृति नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृति जो है ये मलिक मोहम्मद ज्यासी की नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पद्मावत किसकी रचना है? तो ये तो ऊपर ही आप लोग को कई बार बता दिए कि मलिक मोहम्मद ज्यासी की कृति है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ तक हो गया चैप्टर 1 कंप्लीट। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं था, 24 नंबर क्वेश्चन तक ही पहला चैप्टर जो था करबक वो कंप्लीट होता है। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को, 24 क्वेश्चन को, जिसमें कि 2-3 क्वेश्चन तो दोबारा आ गया था, यानी मान के चलिए आप लोग 20 से 21 क्वेश्चन है, ये 20 से 21 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसी में से आपके एग्जाम में जो 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से रहते हैं वो रहेंगे। बस इस 20 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए और 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब करते हैं चैप्टर 2 का क्वेश्चन। समझ गए? और चैप्टर 2 क्या हमारा? तो चैप्टर 2 भी पदिया और उस पद के लेखक जो है वो सूरदास है। समझ गए? चैप्टर 2 क्या है? तो चैप्टर 2 भी पदिया और इस पद के लेखक कौन है? तो सूरदास है। अब सूरदास से शुरू करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का और 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरदास की ना कौन सी रचना है? तो पुत्र वियोग जो है यशोधरा कुमारी चौहान की रचना है। करबक के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद ज्यासी हैं। छपै के रचयिता कौन है या फिर छपै के लेखक कौन है? तो नाभादास जो है वो छपै के लेखक हैं। और पद जो है ये सूरदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास किस भक्ति के कवि थे। सूरदास किस भक्ति के कवि थे, यानी किसके भक्त थे। तो सूरदास जो थे ये कृष्ण भक्त थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास जो थे वो राम भक्त थे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास की किस भाषा में प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास जो थे ना किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो ब्रज भाषा के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मलिक मोहम्मद यासी जो थे ना वो अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, यानी वो अपनी वो कृति जो लिखते थे वो किस भाषा में लिखते थे, तो अवधी भाषा में। और सूरदास जो अपनी कृति लिखते थे वो ब्रज भाषा में लिखते थे। तो दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, सिर्फ इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके लेखक कौन है या इसके लेखक कौन है, यानी कि ये भाषा जो है किसके द्वारा लिखा गया, ये भाषा किसके द्वारा लिखा गया, अवधी भाषा कौन लिखते थे, तुलसीदास या फिर सूरदास या फिर व्यासी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए ना। तो सूरदास की भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा है, और अवधी भाषा किनकी है, तो मलिक मोहम्मद यासी की भाषा है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन से हैं। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन से हैं, कौन से हैं, तो सूरदास हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अभी हम किस चैप्टर का क्वेश्चन करें, सूरदास का। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसका आंसर सूरदास होगा, अधिकतर बच्चों को ऐसे ही पता होगा, अंदाजा लगा लेंगे। लेकिन एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो मिक्स टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्यों नहीं होइएगा, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, मिक्स टाइप से क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को तो लास्ट तक देखना है, साथ ही साथ इसका PDF आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर इसका PDF ले लीजिएगा और इसका बार बार रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। जिससे क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। नहीं तो एग्जाम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग बना लिए क्योंकि इस चैप्टर का क्वेश्चन था तो आपसे बन ही जाएगा, लेकिन जैसे ही मिक्स टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें आप क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को मॉडल सेट भी करवा रहे हैं। हर एक सुबह एक हिंदी का मॉडल सेट आता है, उसको आप लोग देखा कीजिएगा, जिसमें कि हिंदी का मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आता है, और आप लोग उसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है, हर एक चैप्टर से रहता है, ग्रामर का भी क्वेश्चन आता है, तो उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। समझ गए, हर एक सुबह 6 बजे मॉडल सेट आता है हिंदी का, समझ गए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और इसका PDF आप लोग जरूर ले लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन करते रहना है, क्योंकि इसी में से जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो यहीं से आएंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो सूरदास जो है ना ये कृष्ण श्रेयी धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यानी कि वो कृष्ण भक्त थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान जो है वो कहाँ पर बैठकर भोजन करते हैं, तो नंद की गोद में, यानी कि उनके जो पिताजी हैं नंद की गोद, पिता उनके नंद, उनकी गोद में बैठकर कृष्ण जो वो भोजन कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसको सूचना दी गई है। क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तुत पद जो है इसमें कृष्ण को सूचना दी जाती है, किस चीज़ की सूचना दी जाती है, यहाँ पर होगा किसको, समझ गए, किसको नहीं होगा, किसको, किसकी सूचना दी जाती है, किसको नहीं होगा, किसकी सूचना कृष्ण भगवान को प्रथम पद में दिया गया है। किसमें किस सूचना, तो भोर होने की सूचना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुबह होने की सूचना। सूरदास का जो पद है उसमें दिया गया प्रथम पद में, सूरदास के प्रथम पद में सुबह होने की सूचना कृष्ण भगवान को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोर होने की सूचना। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो सूरदास जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो कौन सी रचना, तो सूरसागर सूरदास की रचना है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, सुरसावली सूरदास की रचना है, सतसई जो है ये सूरदास की रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इस तीनों का आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, किसकी कृति है, सुरसावली किसकी कृति है, सुरसागर के लेखक कौन है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। वैसे इसका एक ही ट्रिक है, आप लोग इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सूरदास से शुरू किससे होता है, तो सू से शुरू होता है, यानी कि 100 से शुरू होता है, और हर एक में देखिएगा तो 100 है। इससे आप लोग याद रखिएगा कि सुरसागर 100 आता है, साहित्य लहरी 100 आता है, सुरसावली उसमें भी 100 आता है, यानी कि सूरदास के ही लेखक है। ये कहीं कहीं पर नाम काम नहीं भी करेगा, क्योंकि 100 से कोई और चैप्टर आ गया तो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इस तरह याद रख सकते हैं आप लोग। और याद नहीं रहे तो कि सूरदास की कृति कौन सी है, उनकी रचना कौन सी है, तो सुरसागर 100 से, साहित्य लहरी 100 से, और सुरसावली 100 से ही, समझ गए। लेकिन इन्हीं की सतसई भी 100 है, तो इसमें भी लगा दीजिएगा, इसलिए 3 को अच्छे से याद कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी रचना सूरदास की है। अब 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी रचना जो है वो सूरदास की, पहला क्वेश्चन तक सूरदास की रचना कौन सी नहीं है, अब इसमें है कि कौन सी रचना सूरदास की है। तो सुरसागर ऊपर में देख रहे थे कि सूरदास की रचना थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास किस चीज़ की भूख है। सूरदास को ना किस चीज़ की भूख है, तो सूरदास जो है उनको कृष्ण की जूठन की भूख है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूरदास जो है उनको कृष्ण की, भगवान जो है उनका जूठन जो बचा हुआ खाना है उन्हीं की भूख है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्ण की जूठन की भूख है सूरदास को। अगला क्वेश्चन है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो सूरदास का जो अनुमानित जन्म तिथि है वो 1478 है। 1478 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि सूरदास का जो जन्म था वो 1478 में हुआ था। समझ गए, 1478 में सूरदास का जन्म हुआ था। समझ गए। और इनका जन्म हुआ कहाँ पर था, ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि सूरदास का जन्म हुआ कहाँ पर था। तो दिल्ली के निकट एक सीही नामक गाँव है, सीही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, दिल्ली के पास में एक सीही नामक ग्राम है यानी कि गाँव है, वहीं पर सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टछाप का नहीं है। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से, 4 ऑप्शन में से कौन से कवि जो है वो अष्टछाप के नहीं है। कौन से, तो मलिक मोहम्मद यासी अष्टछाप कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कछु खावत कुछ धरनी गिरावत छवि निखारत नंद रानिया में कौन सा अलंकार है। यानी कि कृष्ण भगवान जो है वो कुछ खाते हैं और कुछ धरनी यानी कि धरती पर गिराते हैं, और उनका जो छवि है वो जो किस तरह से खा रहे हैं और किस तरह से जमीन पर गिरा रहे हैं, ये उनका छवि निखार रही है कौन, तो नंद रानिया यानी कि उनकी माँ। अब ये जो लाइन है इस लाइन में कौन सा अलंकार है, तो देखिए कछु खावत और कछु धरनी गिरावत यानी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक कवल कुसुम फूले नर नारी शूर श्याम में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन किस तरह से, कवल कुसुम फले, पहले पता चल गया ये अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो ऊपर ही देखे थे कि साहित्य लहरी के लेखक कौन है, तो सूरदास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास के जो रचना करते थे अपनी वो किस भाषा में करते थे, तो ऊपर में यही क्वेश्चन देख लेते कि वो अपनी रचना ब्रज भाषा में करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अवधी भाषा में कौन करते थे, तो ज्यासी करते थे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास जो थे इनके गुरु का नाम क्या था, तो वल्लभाचार्य जो थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य वो सूरदास के गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद ही रखिएगा। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य था। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। तो सूरदास जो थे ये किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, सूरदास पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूरदास जो थे ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व यानी कि वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूर किस भाव के पद गाते थे। किस भाव के पद गाते थे, तो दैन्य भाव के पद गाते थे सूरदास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वल्लभाचार्य जो थे उनसे मिलने से पहले सूरदास जो थे वो दैन्य भाव के पद गाते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुरसागर किसकी रचना है। ये सब ऊपर ही देख लिया कि सुरसावली, सुरसागर ये सब किनकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। तो सूरदास के लिखा हुआ जो दूसरा पद है आपके चैप्टर में उसमें न किस खाद्य पदार्थ यानी कि कौन सा वो खाने का पदार्थ है जिसका उल्लेख नहीं हुआ है 4 ऑप्शन में से, यानी कि हुआ है उसका उल्लेख नहीं हुआ है। तो देखिए जो सूरदास का जो दूसरा पद है उसमें दही का तो उल्लेख हुआ ही था, माखन का भी उल्लेख हुआ था, मिश्री का भी उल्लेख हुआ था, लेकिन अपूप का उल्लेख नहीं हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूरदास के दूसरे पद में जो खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है वो है अपूप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास की कृति है। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये आप लोग को पता ही है कि साहित्य लहरी जो है ये सूरदास की कृति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुरसागर किस भाषा में रचित है। सुरसागर जो है या किस लैंग्वेज में यानी कि किस भाषा में रचित है। तो सुरसागर यानी कि सूरदास किस भाषा में लिखते थे, तो ब्रज भाषा में लिखते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुरसागर भी ब्रज भाषा में रचित है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। सूरदास के जितने भी संकलित पद हैं उसमें कौन सा रस है, तो उसमें वात्सल रस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कन्या का क्या अर्थ होता है। कन्या का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो कन्या का अर्थ होता है गोद। ऑप्शन नंबर स्त्री नहीं होता है, याद रखिएगा। कन्या का अर्थ कई लोग समझेंगे स्त्री, कन्या का अर्थ होता है गोद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो किस कवि के पूज्य थे, तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सूरदास के पूज्य थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा अच्छे से कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सूरदास के पूज्य थे। समझ गए। चलिए यहाँ तक क्या हो गया, तो यहाँ तक जो गया आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर 2। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। 3 और 4 चैप्टर बचा हुआ है, मतलब बचा तो और भी चैप्टर है लेकिन इस वीडियो में जो कराएंगे 3 और 4 चैप्टर वो बचा हुआ है। एक और चीज़ आप लोग को नहीं बताएं वो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि सूरदास की अभिरुचि किसमें थी,
यानी कि उनका हॉबी क्या था। जैसे होता है ना किसी का हॉबी सिंगिंग करना या फिर पढ़ना लिखना कुछ भी, वैसे ही सूरदास का अभिरुचि क्या था, तो सूरदास का अभिरुचि था पर्यटन करना, सत्संग करना, कृष्ण भक्ति करना और वैराग। पर्यटन मतलब घूमना फिरना, सत्संग करना, कृष्ण भगवान का भक्ति करना, ये सब क्या था, सूरदास का ये सब हॉबी था यानी कि अभिरुचि था। इस तरह से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि पर्यटन करना किन की अभिरुचि थी। तो याद रखिएगा सूरदास की अभिरुचि थी पर्यटन करना, सत्संग करना तो सभी की थी, लेकिन पर्यटन करना सूरदास की अभिरुचि थी। इसको अच्छे से याद रखिएगा, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगली चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर हमारा तीसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर है क्या, तो तीसरा चैप्टर भी पद ही है। और अब इस पद के लेखक कौन है, तो पहला चैप्टर भी पद था जो कि करवक है, और उस करवक के लेखक मलिक मोहम्मद ज्यासी थे। दूसरा चैप्टर पद था जिसके लेखक सूरदास कौन थे, तो सूरदास थे। और तीसरा चैप्टर भी पद ही है जिसके लेखक कौन है, तो तुलसीदास हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास जो थे ना, इनका जन्म कब हुआ था, तो तुलसीदास का जन्म 1543 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर ये 52 है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1543 में हुआ था, 52 में नहीं 1543 में हुआ था। और हुआ कहाँ पर था, किस जगह पर, तो इनका भी जन्म यूपी में ही हुआ था। अब यूपी में किस जगह पर हुआ था, तो यूपी के जो बांदा है, बांदा के राजपुर में, यूपी के बांदा राजपुर में तुलसीदास का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा राजपुर बांदा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में। और ये जो तुलसीदास थे, इनका मूल नाम जो था वो राम बोला था। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो राम बोला तुलसीदास का मूल नाम था। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो ऊपर ही आप लोगों को बता दिए कि तुलसीदास का भी जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी। कितने वर्षों तक रहकर, तो काशी में 10 वर्षों तक रहकर, इसका 10 नहीं होगा, इसका तो 15 होगा। ये काशी में 15 वर्षों तक रहकर तुलसीदास जो थे उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 वर्षों तक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस जो है ये किनकी रचना है, तो तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। तो तुलसीदास जो है यह किस शाखा के कवि हैं, तो तुलसीदास जो है ये राममार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुलसी के दूसरे पद में अपना परिचय किस रूप में दिया। तुलसीदास जो है वो अपना जो परिचय देते हैं अपने दूसरे पद में, वह किस रूप में देते हैं, किस रूप में देते हैं, तो भिखारी के रूप में तुलसीदास अपने पद में अपना परिचय देते हैं दूसरे पद में, ठीक है ना। दूसरे पद में तुलसी जो अपना परिचय भिखारी के रूप में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है। तुलसीदास जी जो है ना, इनको किस चीज़ की भूख है, तो इनको जो है भक्ति की भूख है, कृष्ण भगवान की भूख, भक्ति की भूख है किनको, तुलसीदास को। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉरी तो कृष्ण भगवान के नहीं, राम भगवान की, समझ गए, राम जी की, क्योंकि कृष्ण भगवान के भक्त कौन थे, तो सूरदास थे, और राम भगवान के भक्त कौन थे, तो तुलसीदास थे। समझ गए। तो तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, तो राम भक्त की भूख है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तुलसीदास के जो पठित पद है अब वो किस भाषा में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवधी भाषा में। कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यासी किस भाषा में क्या अपनी कृति लिखा करते थे, अवधी भाषा में। तुलसीदास किस भाषा में अपनी कृति को लिखा करते थे, अवधी भाषा में। कभी कभी ब्रज भाषा में थोड़ा मोड़ा लिखे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अवधी भाषा में ही लिखते थे। उसके बाद सूरदास जो थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रज भाषा में ही लिखते थे, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। तुलसीदास जी ने प्रथम पद में यानी कि पहले पद में किसकी स्तुति की है, तो सीता जी की स्तुति की है तुलसीदास ने पहले पद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। तो आपका चैप्टर तीसरा पद, उसके लेखक जो तुलसीदास हैं वो पद में कितने पद हैं, तो उसमें 2 पद है, समझ गए, 3 नहीं 2 ही पद हैं। अभी जो तुलसीदास के जो दोनों पद हैं उसमें किस रस की, जितने भी रस होता है उसमें से किस रस की व्यंजना की गई है, किस रस की, तो भक्ति रस की। क्योंकि जो तुलसीदास है वो अपनी भक्ति के बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं दोनों पदों में किस तरह से वो राम भक्त हैं। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति रस की। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय जो है वो सीता के दास के रूप में दिया है, यानी सीता जी के दास के रूप में दिया है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय। अगला क्वेश्चन है हमारा कबुटक अवसर पाई में अब का संबोधन किसके लिए किया गया। कबुटक अब अवसर पाई, इसमें जो अब संबोधन है ना ये किसके लिए किया गया, तो सीता जी के लिए किया गया ये अब शब्द का संबोधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन जो थे वो तुलसीदास के मित्र नहीं थे। तो महाराजा मानसिंह ये भी तुलसीदास के मित्र थे, टोडरमल भी तुलसीदास के मित्र थे, नावादास भी तुलसीदास के मित्र थे, लेकिन सूरदास जो थे ये तुलसीदास के मित्र नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा
ये कौन सी रचना तुलसीदास की है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी रचना तुलसीदास की। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी रचना जो है वो तुलसीदास की है ना। हाँ, तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुझे लगाता है यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन तो है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है और ऑप्शन में विनय पत्रिका है भी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। विनय पत्रिका के लेखक कौन है, तो तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। अब क्वेश्चन है हमारा ये कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो देखिए पार्वती मंगल ये तुलसीदास की रचना है, बैराग संदीपनी ये भी तुलसीदास की रचना है, कवितावली तुलसीदास की रचना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कवितावली के रचनाकार या लेखक कौन है, ठीक है ना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन और इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कवितावली के रचनाकार तुलसीदास है। आखिरी कलल जो होगा, आखिरी यहाँ पर कलम होना चाहिए था, आखिरी कलल या कलम जो भी है इसके रचनाकार कौन नहीं है, तो तुलसीदास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कवितावली के रचनाकार कौन है, तो ऊपर ही देखें कि कवितावली के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। किस कृति का अंग माना जाता है, तो कवितावली का। कवितावली के लेखक कौन है, तो तुलसीदास है, और उसी का जो कवितावली जो है हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, तो हनुमान बाहु को तुलसीदास के कवितावली की एक कृति का ही एक अंग माना जाता है हनुमान बाहु का, और हनुमान बाहु के भी लेखक कौन है, तो तुलसीदास ही है। इसके लेखक कौन है कवितावली के, तो तुलसीदास हैं, और कवितावली का एक अंग कौन है, तो हनुमान बाहु है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस में प्रधान रस कौन सा है। रामचरितमानस जो है उसमें प्रधान रस कौन सा है, तो चार ऑप्शन में सबको बताना है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, भक्ति रस है। तो रामचरितमानस में भक्ति रस है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है। तो रामचरितमानस जो है वो आप लोगों को पता ही होगा कि एक महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, चार ऑप्शन में सबको बताना है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो कवितावली के लेखक तुलसीदास हैं, बड़वे रामायण भी किनकी रचना है, तो तुलसीदास की रचना है, गीतावली भी किनकी रचना है, तो तुलसीदास की रचना है, राधा स्तुति जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है मानस यानी कि रामचरितमानस का रचना समय क्या थे। रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास हैं। उन्होंने जो तुलसीदास ने ये रामचरितमानस को लिखा था तो किस समय में लिखा था, किस संवत में लिखा, किस संवत में लिखा था, तो संवत 1631 में रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामचरितमानस में जो भाषा लिखी गई थी, तुलसीदास ने जो भाषा लिखी थी वो कौन सी भाषा थी। तो ऊपर ही हम लोग देखे थे कि तुलसीदास अपनी जो रचना करते थे वो अवधी भाषा में करते थे, यानी कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो अवधी भाषा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो विनय पत्रिका के लेखक पहले कौन है, तो विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास ही है। और विनय पत्रिका में कौन सी भाषा लिखी गई है, तो इसमें ब्रज भाषा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऊपर ही आप लोगों को बता दिए थे कि तुलसीदास का जो जन्म है वो राजपुर बांदा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर जन्म हुआ था इनका तुलसीदास का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को ऊपर ही बता चुके हैं कि तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये VVI क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के ना शिक्षा गुरु कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो शेष सनातन जो थे वो तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कौन सी कृति तुलसी रचित है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी कृति जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई या फिर रचित है। तो रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी कृति तुलसी रचित है, तो रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है, यानी कि है कौन सी रचना जो है वो तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो पंचवटी। पंचवटी जो है ये तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास के किस कृति से लिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक में जो संकलित तुलसी के पद हैं वो तुलसीदास के किस कृति के से लिए गए हैं। तो किस कृति से लिए गए, तो विनय के पद से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका जो पाठ्य पुस्तक है, आपका जो क्लास 12 हिंदी का बुक है उसमें संकलित तुलसी के जो पद हैं, चैप्टर 3 जो में जो पद है तुलसीदास जिसके लेखक है वो जो है वो किस कृति से वो लिया गया वो पद को, तो विनय के पद से उस पद को लिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाला क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीदास
तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास जो थे भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कवितावली के रचनाकार कौन है? तो ऊपर ही कई बार देख लें कि कवितावली के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट होता है चैप्टर 3 का जो लेखक है, जिसके लेखक तुलसीदास है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोग को नहीं बताएं कि तुलसीदास के माता और पिता का नाम क्या था और पत्नी का नाम क्या था, समझ गए ना? तो याद रखिएगा तुलसीदास जो थे इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इसको नहीं बताएं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और छूट गया था इसलिए ऐड नहीं कर पाए। अभी आप लोग को बता देते हैं कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, तो रत्नावली था। समझ गए? नोट कर लीजिए या ऐसे ही याद रखिएगा। अब इनके माता का नाम क्या था, तो तुलसीदास जो थे इनकी माता का नाम था हुलसी देवी। हुलसी देवी तुलसीदास के माता का नाम था। और इनके पिता का क्या नाम था, तो तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे तुलसीदास के पिता का नाम था। याद रखिएगा तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे, उसके बाद इनकी माता का नाम था हुलसी देवी और पिता का नाम पत्नी का नाम क्या था, तो रत्नावली था। और जब इनका विवाह हुआ था ना, उसके बाद कुछ समय बाद ही ये पत्नी को छोड़कर वैराग ले लिए थे, जिस कारण से इनका पत्नी के साथ विछोह हो गया था, यानी शादी के कुछ समय बाद ही रत्नावली से। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ तक क्या हुआ, 83 नंबर क्वेश्चन तक चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, समझ गए? और बच गया सिर्फ चैप्टर 4। 1 2 3 4 चैप्टर आप लोग को बताए थे कि 4 चैप्टर तक करवाएंगे काव्यखंड के। तो पहला, दूसरा और तीसरा कंप्लीट हो गया, बचा चौथा चैप्टर। तो चौथा चैप्टर क्या है, तो चौथा चैप्टर जो है वो छपै है। और छपै के लेखक कौन है, तो नाभादास जो है वो छपै के लेखक हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारा कि छपै शीर्षक के रचयिता या लेखक कौन है? तो छपै शीर्षक के रचयिता या लेखक जो है ये ऊपर ही देख लिया, नाभादास हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाभादास की कौन सी रचना है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। देखिए वही क्वेश्चन है और सेम उल्टा कर दिया बस। छपै जो है ये किसकी रचना है, तो नाभादास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाभादास किस धारा के कवि थे? तो नाभादास जो थे ये सदनोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। एक और चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना, किस चीज़ में, तो सूरदास जो थे वो सूरदास किसके कवि थे, तो सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्त थे, समझ गए ना? और तुलसीदास जो थे वो राम भक्त थे और नाभादास जो थे वो भी राम भक्त ही थे। इस तीनों चीज़ में आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। तो नाभादास किस धारा के कवि थे, तो राम भक्त थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदनोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभादास किसके समकालीन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखेगा कि नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास जो थे ये तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाभादास का जन्म हुआ था। तो नाभादास का जो जन्म है ये अनुमानित 1570 में हुआ था। अनुमानित इसलिए क्योंकि आपके बुक में भी इसी तरीके से दिया हुआ है, आपका जो बुक है क्लास 12 हिंदी का उसमें भी इसी तरीके से दिया हुआ है कि नाभादास का जन्म 1570 में हुआ था और इनका जो निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था, वो 1600 में हुआ था। ये भी अज्ञात ही है, यानी कि पता नहीं है किसी को, लेकिन अज्ञात है, ये शायद 1600 में हुआ होगा, समझ गए? उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुनकर ना जो कवि नाभादास है ये अपना सिर को झुका लेते हैं? तो सूरदास की कविता को सुनकर कवि नाभादास जो है ये अपने सिर को झुका लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना नाभादास की है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो भक्तमाला जो है यहाँ पर भक्त काल नहीं होगा, भक्तमाला होगा। भक्तमाला किसकी रचना है? तो नाभादास की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? यानी कि नाभादास जो थे ये स्थायी निवास कहाँ था, यानी कि कहाँ के रहने वाले थे? तो नाभादास का स्थायी निवास जो था वो वृंदावन में था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण भक्तमाला किस छंद में व्यंजना हुई है? क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण भक्तमाला जो है भक्तमाला में किस छंद की व्यंजना की गई है? किस छंद की व्यंजना की गई है? तो छपै की व्यंजना की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा भक्तमाला के भी लेखक कौन है? तो नाभादास हैं। अगला क्वेश्चन है छपै कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छपै जो होता है ना ये कितनी पंक्तियों का छंद होता है? ये भी VVI क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन है पूछा भी गया आपके एग्जाम में कि छपै जो है कितनी पंक्तियों का छंद है? तो छपै जो है छपै यानी कि 6 पंक्तियों का छंद होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 6। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर के सूरदास के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं? यहाँ पर सर नहीं होगा, सूर होना चाहिए था, समझ गए ना? सर लिखा गया तो आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो सर नहीं होगा यहाँ पर सूर। सूर के कविता को सुनकर सभी क्या करते थे? तो अपना सिर हिलाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कबीर किसमें भेद नहीं करते? कबीर जो है ना वो किसमें भेद नहीं करते हैं? तो कबीर जो है हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है हमारा, नावादास में जाति पाति एवं वर्ण श्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया गया? नावादास में जाति पाति एवं वर्ण श्रम का जो खंडन किया गया या किस कवि के छपे में किया गया? किस कवि के छपे में किया गया? तो कबीर के छपे में किया गया नावादास के जाति पाति वर्ण श्रम का खंडन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नावादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। नावादास का जो उदय है वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को अच्छे से पता होगा इसका आंसर ये है, लेकिन बार बार अगर नहीं देखिएगा तो ये आप लोगों से भूल जाएगा इसका आंसर। इसलिए क्या कीजिएगा, इसका पीडीएफ लेके और इसको बार बार रिवीजन आप लोग करते रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर या फिर उस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जो ग्रुप एडमिन का नंबर है उसमें आप लोग मैसेज कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा और इसको आप लोग बार बार रिवीजन करते रहेगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार बताना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार। तो कबीर जो है ये सबके हित का वचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का अर्थ होता है। कहानी का ना क्या अर्थ होता है? तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास का प्रतीक। कहानी का अर्थ क्या होता है? तो विश्वास का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? नाभादास जो है इनके दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाला के रचयिता या लेखक कौन है? भक्तमाला जो उसके रचयिता या लेखक कौन है? तो ऊपर ही कई बार देख लिए, नाभादास जो है भक्तमाला के रचयिता या कवि है। अगला क्वेश्चन है, भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला क्या है? तो भक्तमाला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भक्त चरित्रों की माला क्या है? तो भक्तमाला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास जो थे ना ये किसके शिष्य थे? ऊपर क्या देखे थे कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे। अब क्वेश्चन है हमारा कि नाभादास किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? कबीरदास जो है या किस शाखा के कवि हैं? तो निर्गुण शाखा के कवि हैं कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, कबीरदास किस शाखा के कवि है? तो निर्गुण शाखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभादास किस काल के कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभादास किस काल के कवि थे? तो नाभादास जो थे ये भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो तुलसीदास थे वो भी भक्ति काल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? नाभादास की जो कविता है उसमें किन दो कवियों के बारे में बताया गया? किन दो कवियों के बारे में बताया गया? तो वो बताया गया कबीर के और सूरदास के बारे में। नाभादास की कविता में कबीर और सूरदास के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट होता है चैप्टर 4, यानी कि 1, 2 और 3 और 4। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया आपका हिंदी का बुक। पहले ही आप लोगों को गदखंड करवा दिए थे। गदखंड में 1 से 5 चैप्टर तक पहले वीडियो में करवाए थे। सेकंड वीडियो में आप लोगों को क्या करवाए थे? तो फिर करवाए थे 6 से लेकर के 9 तक, और उसके बाद करवाए थे 10, 11, 12, 13, और इस तरह से आप लोगों का गदखंड कंप्लीट करवा दिए थे। और आज के इस वीडियो में काव्यखंड का भी 4 चैप्टर हो गया। अब बच के इतना गया, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? 5, 6, 7 और 8 करेंगे। 8 और 9 भी कर लेंगे, ठीक है। और उसके अगले वीडियो में क्या करेंगे? 10, 11, 12 और 13, 14, 13 तक कर लेंगे, क्योंकि 13 ही चैप्टर है। और वो 3 बच जाएगा प्रतिपूर्ति वाला, उसको भी इसी के वीडियो में ऐड कर लेंगे। यानी कि 2 वीडियो और आएगा हिंदी का, जिसमें कि आपका पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ग्रामर के एक एक सेक्शन, जैसे कि पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, संधि विच्छेद हो गया, जितने भी ग्रामर में टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट पहले तो आपको उसका समझा देंगे कि जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि संज्ञा क्या है, फिर उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन सब करवाएंगे। समझ गए? बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। समझ गए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।